नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के समसामयिक की चर्चा के इस कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हम लोग जानते हैं, 2-3 दिनों से छात्रों में बहुत रोष है कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ नज़र आ रहा है और छात्र जो है व्यवस्था से बहुत ज़्यादा कुंठित हैं और बहुत ज़्यादा निराश हुए जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनका भविष्य कैसा होगा, आखिर वो करे क्या। इतने सालों से छात्र तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से, और परीक्षाएं हो ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स आकर के अचानक से लोगों को भड़काना शुरू कर दिए हैं, लोगों को सामने आने के लिए, बोलने के लिए उकसाना शुरू कर दिए हैं। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंग्रेजी के जाने माने टीचर असित सिंह। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर छात्रों के बीच में इस रोष का क्या कारण है और छात्रों को क्या करना चाहिए। तो आइए पूछते हैं सर से। सर, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में छात्र जो है बहुत ज़्यादा रोष में हैं, बहुत ज़्यादा कुंठित हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, तो उनका भविष्य कैसा होगा, आखिर वो क्या करे, तैयारी करे ना करे, क्या करे, आप बताइए। आपका सवाल बहुत लाजमी है और जवाब भी आपने कुछ हद तक दिया है। आपने सवाल यह कहा है कि बच्चे क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि बच्चे मैच्योरिटी को नहीं समझ रहे हैं। बच्चे को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हर काम एक नियमित तरीके से होता है और इमरजेंसी के समय बात थोड़ी सी हम अनियम से हट जाते हैं। सरकार पहले तो ठीक कर रही थी, अभी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, पेंडेमिक आ गया, कोरोना पेंडेमिक जो है, तो ऐसी हालत में बच्चे जान पर लेकर अपने परीक्षा की चिंता करते हैं। उनका करियर का सवाल है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी जान की भी तो सवाल है। और हमारी व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाएगी हमारे नवनिहालों के लिए, एक भारत के स्तंभकार के लिए, ये भारत के जो मजबूत जो युवा वर्ग है, उनके साथ किसी तरह का रिस्क न लेना चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं और उनको इस तरह से बड़ी कूल होकर, धोनी की तरह कूल होकर एक समय पर परिस्थितियाँ बिगड़ती है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम आक्रामक हो जाए। हम बिना आक्रामक हुए भी बहुत सारे परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह बात बच्चों को समझना चाहिए। जी, आप कहते हैं कि बिना आक्रामक हुए लोगों को, सरकार को अपनी बात समझानी चाहिए छात्रों को, तो वो क्या माध्यम हो सकता है? मेरे विचार में, जैसा हम लोग देख रहे हैं आजकल डिजिटल भारत का अभियान चल रहा है, तो हम लोग डिजिटल रूप से जो है वो भी सरकार को अपनी बातें समझा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पर कि शिक्षक जो है वो छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए बोल रहे हैं कि तलवार के दम पर हम लोग जो है ये करेंगे, तलवार के दम पर इतिहास लिखा गया है और हम लोग सरकार को दिखा देंगे, सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती है। तो इस तरह के टीचर से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा टीचर भाइयों से, शिक्षक भाइयों से इतना ही आग्रह है कि हम लोग बच्चे को शास्त्र सिखाए हैं। अभी वो समय नहीं है कि बच्चों को हम शास्त्र सिखाएं। शस्त्र सिखाना है। चीन के साथ युद्ध चल रहा है, अमेरिका है, बहुत सारे चीज़ें, पाकिस्तान से हमारी बात करें तो हमें शस्त्र वहाँ पर ज़रूरत है। अभी तो शास्त्र की ज़रूरत है, और शास्त्र में जब शस्त्र घुस जाएगा तो ये खिचड़ी बच्चों के हित में ठीक नहीं होगा। इसलिए कम से कम जो हमारे बुद्धि वर्ग के सबसे शिखर पर रहने वाले, जो भगवान से भी ऊपर दर्जा प्राप्त करने वाले गुरु लोग हैं, उनको अपने गुरुत्व का ध्यान रखते हुए बच्चों को इन तरह के आक्रामक सजेशन न देना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि परिस्थितियां प्रतिकूल है, सरकार अपना भरसक कोशिश कर रही है। 1 मिनट बच्चा ही कभी सोच के देखे कि अगर उसके परिवार में इस तरह की विकट स्थिति आ जाती है, क्या वह, उसके अपने घर में बहन की शादी है, वो कैंसिल होगा या नहीं होगा।
उसके घर में और भी बड़े इम्पोर्टेंट काम है, वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। सब चीज़ हो रहा है धीरे धीरे, फेज वाइज हो रहा है। हम लोगों को इतना ज़्यादा आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम गुरुजनों को इस बारे में बच्चों को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और कूल सजेशन देना चाहिए। उनका ऐसा नहीं हो कि खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, ऐसा न प्रचरितार्थ हो जाए कि बच्चा, पिछले 2017 की घटना थी कि दिल्ली में जो कांड हुआ, कोचिंग वाले ऊपर आ गए, बच्चे जहाँ के तहाँ रह गए। तो कम से कम बच्चे को कम से कम बलि का बकरा न बनने दे। बच्चे इतने होनहार हैं कि वो अपनी परिस्थिति समझते हैं, उसको ज़्यादा भड़काने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे में अदम्य पावर है, उनके पास बहुत ताकत है। वो एक छोड़कर 100 चीज़ होते को पर ले सकते हैं। वह ऐसे उनके पास अपॉर्चुनिटियां हैं, ऐसे वह नए रास्ते खोज सकते हैं जिस रास्ते का सरकार भी कभी कल्पना नहीं किया था, और वह रास्ता आगे चलकर एक बहुत ही नौनिहालों के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। जी, ये बहुत अच्छा आपने मोटिवेशन दिया छात्रों को। बहुत सारे छात्रों का ये भी सोचना है कि आखिर एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैं भी देख रहा हूँ कि पेंडिंग है, लगभग 2 साल 3 साल से एग्ज़ाम्स पेंडिंग है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिए जा चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो छात्रों के अंदर एक प्रकार का रोष इस बात को लेकर भी है कि जो एग्ज़ाम्स हैं जिसका फॉर्म भरा जा चुका है वो एग्ज़ाम लिए नहीं जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जो एग्ज़ाम सरकार ले चुकी है उसका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है और नई वैकेंसी भी नहीं आ पा रही है। तो छात्र आखिर पढ़े क्या? बहुत सारे छात्रों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर जब परीक्षा ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे किस लिए? तो उन छात्रों से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत आपका अच्छा प्रश्न रहा, और प्रश्न में भी आपकी कुछ जवाब हमको संकेतक रूप में आई, मैं उस पर विचार करूँगा। आपने यह कहा कि बहुत दिनों से परीक्षा लंबित है और उनके रिजल्ट पेंडिंग में है। आज हमारे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे भी चीज़ हो रहे हैं जिसको आम स्टूडेंट को पता नहीं है। ये बड़े दिग्गज लोग हैं जो बोर्ड को खरीद लेते हैं, और यही जब आम आदमी जब PIL में दाखिल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जाता है और यह कोर्ट के थ्रू जाता है, तो जब तक माननीय न्याय का फैसला नहीं आ जाता हम कैसे अगला परीक्षा ले सकते हैं? बात सही है। तो ऐसी स्थिति में जनता को ये सोचना चाहिए कि चोर कहाँ है। क्या आपने नौकरी लेने के लिए जिस ब्रोकर का सहारा लिए थे, कहीं वही तो आपके सिस्टम को ख़राब नहीं कर रहा है? और आपने अंगुली सरकार को उठाया। सरकार कुछ मामले में स्लो हो सकती है, उसका जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पर वो काम करता है। अब हमारे अनुसार वो चलेगी, आपके अनुसार चलेगी, सबके अनुसार चलेगी, तो देयर इज नो सिस्टम, एंड विदाउट सिस्टम देयर इज एनार्ची, या अराजकता हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम उन ग्रुपों को है, उन इंस्टीट्यूटों को है कि जहाँ पर वह इंस्टीट्यूट का नाम लेकर एक ब्रोकरी का भी काम करते हैं कि बच्चों को कैसे नौकरी दिलाया जाए। इसके नाम पर जो ठगी होती है, जो धोखेबाजी होती है बच्चे के साथ, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा बच्चे को ही भुगतना आज पड़ रहा है। सर, मैंने देखा, कुछ कमेंट्स भी देखे हैं यूट्यूब पर, छात्र कह रहे हैं कि आत्महत्या करने का विचार मन में आ रहा है उनके, और टीचर्स जो है उनको समझाने के बजाय भड़का रहे हैं। तो ऐसे छात्र जिनके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है, जो इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मेरा तो विचार है, मैंने बहुत लोगों को समझाया भी है कि भैया ज़िंदगी जो है केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है, और ज़िंदगी जो है एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, ज़िंदगी के हर कदम पर एग्ज़ाम है। तो आप एक एग्ज़ाम से हार मान करके और ज़िंदगी नहीं ले सकते अपनी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोग के बारे में? बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया है, ये बहुत ही असंगत सवाल है, लेकिन आज के दौर में इसको हम अनकंसर्न अनलेफ्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले जो वस्तु आपकी नहीं है
उसको आप नुकसान कैसे कर सकते हैं? क्या शरीर आपका है? इस शरीर में भगवान से लेकर आपके माता पिता और समाज का हिस्सा है। आप अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इसको ख़त्म कर देना है? आप समझते होंगे कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी के नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप उस पारस परखने वाले आदमी के पास नहीं गए हैं। आपके पास बहुत अच्छा पत्थर है, चमकदार पत्थर, और आप इसको बेचने जाते हैं। सब्जी वाला सब्जी के दाम लगाएगा और ज्वेलरी वाला ज्वेलरी का दाम लगाएगा। आप जाते कहाँ हैं? कम से कम उचित जगह पर जाइएगा तो आपको पारस का वैल्यू बताया जाएगा। आप जब वहाँ जाइएगा आपका सम्मान होगा, क्योंकि आप पारस हैं। आप ये मत सोचिए कि आप वेस्टेज हैं, आप इस दुनिया के दी बेस्ट हैं। आप ऐसा कभी मत सोचिए। और हम सुना है कि एक रास्ता जब बंद हो जाता है तो 100 रास्ते खुलते हैं, और जिसको रास्ता परखने नहीं आता है वह उसी रास्ते पर रोने लगता है। और समझदार आदमी रास्ता बदल कर अपने रास्ते की तरफ चल देता है। वो कंप्लेन नहीं करता है। पुअर एंड डिप्राइव्ड एंड जो इलिटरेट है, अज्ञानी है, वो कंप्लेन करते हैं। हमें कंप्लेन करने की नीयत नहीं बनानी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज सीखना चाहिए। कंप्लेन इज नेगेटिव शब्द एंड कंप्रोमाइज इज पॉजिटिव शब्द। तो कंप्रोमाइज को बात करिए कि आपको ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना होता है। आपकी शादी है, आपकी पढ़ाई है, आपके घर में सारे चीज़ है। कभी कभी आपकी भी परिस्थितियाँ होती है, 4 परीक्षा एक दिन होते हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है कि हम आज कौन से परीक्षा देने जाएं। फिर आज वही स्थिति है। जीवन है एक तरफ परीक्षा है, एक तरफ कैरियर है, जीवन है। आप पहले जीवन रहेगा तब कैरियर है, कैरियर है तब परीक्षा है। पहले सबसे ऊपर तो जीवन है। आप बीमार होकर बहुत पैसा कमा लिए, बीमार होकर क्या कभी कुछ मज़ा ले सकते हैं ज़िंदगी का? मैं तो नहीं समझता। इसलिए मैं बच्चे से इतना कहूँगा कि वह आपा न खोए, वह अपने अंदर छुपे हुए उस ताकत को समझे कि वह यह ताकत कहाँ कहाँ लगा सकता है और उससे वह किस ऊंचाई तक पहुँच सकता है। हमारे बच्चे अक्सर फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म को फिल्म तक ही छोड़ देते हैं। तारे ज़मीन पर देखा, जिस बच्चा को उसका गार्जियन कहता है चाइनीज पढ़ो, ये लैंग्वेज पढ़ो, ये चीज़ पढ़ना है, उसको समझ में नहीं आता। हीरो कहता है कि आप पढ़ के बताइए चाइनीज में क्या लिखा हुआ है। गार्जियन बोलता है ये हमारे, इसको हम क्या जाने। तो जो चीज़ आपको नहीं जानना चाहिए बच्चा क्यों जाने। बच्चा के लिए बहुत मन में उतावलापन है कि मुझे वैसे वैसे चीज़ करने हैं कि भाई यह घर में बिना ईंट के कैसे घर बनेगा। यह मोबाइल जो है 0-1 पर चलता है तो इतना काम करता है, अगर 1 to 9 काम करे, 0 to 9 तो कितना और काम करेगा। और आज बहुत खुशी होती है कि पटना का ही वह लड़का, वह गुहा परसों पेपर में आया, जिनके पिताजी रिसर्चर हैं और वह भी अमेरिका में गया और उसने कहा कि मैंने कंप्यूटर में नए शोध की बात किया है। वो भी तो बच्चा है, वो कहाँ नौकरी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, कुछ नया चीज़ देने को ज़िंदगी में चाह रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, पिस्सीकल्चर है, बहुत सारे ऑप्शन है। हम कहते हैं कि वह लिस्ट अनटोल्ड है, नहीं कहा जा सकता है। आप चारों तरफ घूमिए, देखिए, आपके बगल में ही होगा कि आपके लायक आपका काम है। और परीक्षा तो होगी, क्यों व्यग्र है। जी धन्यवाद सर, आपकी बातों से उम्मीद है कि छात्र बहुत मोटिवेटेड होंगे। एक लास्ट सवाल है सर, अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हर्षवर्धन जी ने कहा भी है कि टीका लगभग तैयार है और दिसंबर तक टीका भी आ जाएगा, और अब हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने के अंदर जो है परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अभी छात्रों को किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तैयारी का अंतिम चरण होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वैसे भी तैयारी जो है डिसकंटिन्यू सा हो गया है। तो अभी आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, खास करके अंग्रेजी के छात्रों को? आप अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, तो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स को खास करके क्या कहना चाहेंगे, और ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए? पार्टिकुलर में मैं नहीं जाना चाहता किसी विषय वाइज, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि एवरी डार्क फेज हैज़ लाइट, एवरी टनल हैज़ लाइट। कोई भी चीज़ अंधेरा आता है उसके बाद उजाला आता है, रात के बाद दिन आना है। ये 5 महीना और 6 महीना कोई बड़ी समय नहीं होती है, और ये तो गोल्डन पीरियड था, सबके लिए हो सकता था या नुकसानजनक था कमाने वाले के लिए। हम टीचरों को दिक्कत है कि मैं कोचिंग नहीं गया, मेरे का आमदनी नहीं हुए, कमाया नहीं, लेकिन बच्चा बेनिफिट पे है। चूँकि जो चीज़ वो टीचर के पास 1 घंटे साइकिल चलाकर 1 घंटे साइकिल चलाकर 15 मिनट पढ़ता था, वो आज घर पर 2.5 घंटा पढ़ रहा है। और वह बच्चा आज ये कंप्लेनेंट बच्चा होगा जो कंप्लेन कर रहा होगा कि कोरोना आया है, और जो सिंसियर एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा बोला है कि कोरोना ने हमको तो क्राउन पहना दिया, या कोरोना हमको ताज पहना गया। क्या है कि यही समय था कि हमने पूरा मेहनत किया है, क्योंकि हमको कहीं जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था, केवल पढ़ना ही था। इसके लिए न बाजार जाना होता है, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे चीज़ मिलते थे बच्चे को, बच्चे घर पर पढ़ते, वहाँ से काम करते। और ये जो कमज़ोर लड़के थे, जो कभी बड़े बड़े स्कूल में न गए, बड़े बड़े कोचिंग में न गए, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड था ये। और जो बच्चे कंप्लेन कौन करेगा, जिन्होंने 50,000 देकर कोचिंग पढ़ा और उनकी परीक्षा नहीं हो रही, तो फिर भुतला जाएंगे, बोर पड़ जाएंगे वो। लेकिन जो लड़का खेती करता था, जो लड़का वह गाय भैंसी का भी काम करता था, वो बाज़ार में कुछ अपने मम्मी पापा का हेल्प करता था सब्जी बेचने में, उसको मौका मिला है, उसको मौका मिला है। उसके लिए काल चक्र थोड़ा धीरा हो गया है, और यह काल चक्र जो धीरा हुआ है उसको फ़ायदा करेगा, जिस तरह कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को काल चक्र ने फ़ायदा किया था स्लो होने के लिए। सारे लोग लगे हुए थे मारने के लिए, लेकिन काल चक्र की रफ्तार धीरे हो गई थी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि गरीब के बच्चे को, एक असक्षम बच्चे जो कभी शिक्षण संस्थान को उतना भारी भरकम पैसा नहीं दे सकते थे, उनके लिए तो भगवान ने एक इस रूप में, महामारी के रूप में एक उनको एक राहत दिया है कि कम से कम उन बड़े लोगों के बराबरी वह कर सके। क्योंकि वो मेहनत कश है, वो मेहनत करता है, टेक्निक की उसकी अभाव है। हम कोचिंग में जाते हैं टेक्निक के लिए, मेहनत वाला और टेक्निक वाला में आकाश पाताल का अंतर होता है। टेक्निक मिस कर सकता है, मेहनत से 100 टेक्निक बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे छोटे गांव के बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनको शिक्षा का पूरा लाभ नहीं होता है, कोचिंग संस्थान की लाभ नहीं होती है, चाहे वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या उनको सुविधा नहीं हो, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। और इस बार पता चल जाएगा बोर्ड में भी कि आखिर कौन लड़का पास किया है। यह पता चल जाएगा, जो मेहनत किया है वही पास करेगा। टेक्निक इस बार काम नहीं करने जा रहा है जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, छात्र हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी सर से। और सर के बारे में बता दूं तो मेरे भी गुरुजी हैं, और केवल यही एक इंसान हैं जिनको मैं सही मायने में अपनी ज़िंदगी में गुरु मानता हूं। क्योंकि ये पढ़ाते तो अंग्रेजी हैं, लेकिन सब विषय जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, रीजनिंग भी जानते हैं। मतलब कौन सा ऐसा विषय है मतलब जो ये नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि ये केवल छात्र नहीं बनाते, आपको इंसान बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इनसे सबसे ज़्यादा मैंने यही सीखा है कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, एक सशक्त भारत का सशक्त नागरिक कैसा होना चाहिए। तो सर को की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनके बातों से मोटिवेशन मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी, और उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इसे अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सर कुछ लास्ट में यही करेंगे कि हम लोग बच्चा थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, अपन हाथ जगन्नाथ, जाले जाले करम बाबू बाबू ताले करो अपना पर काबू। किसी पर क्यों डिपेंडेंट हो जी। टीचर वैसे ऐसे टीचर देखे जो रिसर्चर बना, कभी किसी के पास नहीं गया और कभी उसने जॉब की तरफ नहीं देखा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शिक्षा 8वां तक है और वह उनके यहाँ अमेरिका से पढ़े हुए MBA लोग बैठते हैं।
8वां का एक मैनेजर होने के लिए लड़के मेरे मेहनत कर रहे हैं, मालिक होने के लिए कभी नहीं करते हैं। मालिक बनिए, आप नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप मालिक बनिए, छोटा सा भी लेकिन अपना, छोटा सा भी हो लेकिन अपना हो। किसी के बड़े दुकान में सेल्समैन का काम करने से अच्छा है अपने दुकान का सेल्समैन बने। बिल्कुल, छोटा सा दुकान खोल लें, बहुत हो सकता है ना। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हम दुकान पर बात करें, हम कह रहे हैं कि आप अपने को अंडर एस्टिमेट न करें, है ना। आप आपके फिल्म में भी बताया, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। और हमने कहा कि पुअर स्टूडेंट, कॉमन मैन हटाओ, पुअर स्टूडेंट लगा दो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पुअर स्टूडेंट एंड द अनटेक स्टूडेंट, दे हैव वास्ट पावर। बहुत सारे उनके पास असीम शक्ति है। और मेरा पूरा आप लोगों को साथ सहानुभूति है कि आप लोग बिल्कुल न घबराएं और किसी के बहकावे में ना आए। हो सकता है उनका अपना उल्लू सीधा करने का बात हो और आप फंस जाइएगा। अगर आप ही जानते हैं कि जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका वेरिफिकेशन होता है, अगर मान लेते हैं कि आप किसी आक्रामक वाले कारनामे में गए, हो सकता है उसी में कोई नेता इमोलेशन का काम करे, आत्मदाह का काम करे और आत्मदाह आप ही को बना दिया जाए आवेश में, आप तो चले गए। कौन होगा, परीक्षा कौन देगा? इसलिए इन जानते हैं 3 चीज हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है, कफ, पित्त और बाय। यह हवा बनाने का काम जो टीचर कर रहे हैं यह वायु है, और जो आप में गुस्सा आ रहा है वो पित्त है, और जो आप में खराबी आएगा वो कफ हो जाएगा। आप हमेशा छींकते रह जाइएगा। इसलिए कृपया इन कफ, पित्त, वायु से दूर रहे और आप अपने को अच्छा रखें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और सबसे ज़्यादा मजबूत छात्र शक्ति आपका पहचान है। इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट न बने, पढ़ लिख कर बिकने वाले न बने। इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट आज बहुत सारे लोग हैं, एवरीवन। जो ज़्यादा पढ़ लिया उतना ही ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन पर उतरा हुआ है। आज भारत खत्म हो रहा है। आप देखिए, जो आदमी बहुत सादगी से बात करता है उसके बारे में हिस्ट्री निकाल के देखिए, आपको पता नहीं चलेगा। आप जिसको चरणों में बैठे थे उनके बारे में पता चलेगा। कभी सुना होगा आसाराम के बारे में, कितने भक्त थे। किसी को कह दो बर्दाश्त नहीं होता, आपसे झगड़ा हो जाता है, लेकिन आज धीरे धीरे पता चला तो हम ही उसको गाली देते हैं। कृपया हमारे गुरुजनों आसाराम न बने और हमारे बच्चे उन आसाराम के भक्त न बने। थैंक यू जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने असित सिंह सर से बातचीत की। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अध्ययन इंफोटेनमेंट चैनल की तरफ से कि आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए, डिजिटल स्ट्राइक कीजिए। आप सड़क पे मत उतरिए, सड़क पर मत उतरिए। सिर्फ इतना आपसे निवेदन करूँगा, डिजिटल स्ट्राइक जितना करना है करिए। आप स्वयं आगे आकर के बोलिए। मंच नहीं है तो हम आपको मंच उपलब्ध कराएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना छोटा छोटा वीडियो बना करके भेजिए, मैं आपके बदले ट्वीट करूँगा, मैं आपका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। मैं कर सकता हूँ। डिजिटल स्ट्राइक आप जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन कोई भी यदि कहे सड़क पर उतरने के लिए, बिल्कुल मत उतरिए। कोई कहे आग लगा दो, सड़क पर उतर जाओ, दंगा करो, मत कीजिए। आप छात्र हैं, पढ़ना आपका काम है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।